नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी लर्निंग होगी ना वो बेसिकली एक न्यूज़ एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करती है और उस पर ही चर्चा करेंगे। अभी एक न्यूज़ आर्टिकल की रिकॉर्डिंग की बात करूंगा और उसमें हमने देखा कि कुछ दिन पहले की बात है, सब कंपनी 40 के आसपास का आंकड़ा था और 40 रुपये से कम की कीमत की बात कर रही है, जो कि नियरली 35 के आसपास की प्राइस है कंपनी फिलहाल। और यहाँ पे ये चल रही थी आर्टिकल जो एफआईआई ने इसमें लाखों शेयर खरीदे हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने होल्डिंग को बढ़ाएंगे तो ऑलमोस्ट ही खरीदेंगे। और वो जो डेटा है, ये डेटा एट द टाइम लास्ट मोमेंट की डेटा है। मान लेते हैं खरीदा, उन्होंने खरीद के रखा। अब ये जो रिटेलर है उनके रडार पे चल रही है, निवेशकों के रडार पे है, तो आखिर इस कंपनी में लेकर के क्या हुआ। जो कंपनी में एफ आई आई अपनी पोजीशन बनाने में लगी हुई, क्या लगता है आने वाले समय में ये मल्टी बैगर साबित हो जाए? क्या लगता है 40 रुपए का शेयर 400 होने की उम्मीद लेके चल रहा है? चलिए आज इसी तरह की लर्निंग को हम समझने का प्रयास करेंगे इस कंपनी को, जिसका नाम है रोशील डेकोर लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप देखा जाए तो करीब करीब 970 करोड़ का फिलहाल का आंकड़ा कहता है। और ये हमेशा चेंज होती रहती है, जो कि मार्केट के स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मार्केट कैप है, क्योंकि डिपेंडेंसी कहाँ से होती है? करंट प्राइस से। स्टॉक का पी का आंकड़ा कहाँ से करते हैं? करंट प्राइस से। इसलिए इन तीनों में हमेशा चेंज होती रहती है एज पर द मार्केट ओपन जब रहती है। अब यहाँ चर्चा करते हैं क्या, तो बुक वैल्यू 19 रुपये के आसपास का, इंट्रेंसिक वैल्यू 17 रुपये के आसपास। तो समझ में मुझे एक बात आ रही है कि उनका इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो काफ़ी बेटर नहीं है कंपेरिजन विद द बुक वैल्यू। अब दूसरी तरफ रडार पे देखा जाता है कि स्टॉक में किसी कंपनी को लेकर किसी कंपनी में आखिर डेट्स क्या कहता है, डेट्स का रेशियोज क्या कहता है, और साथ में हम करंट रेशियो के क्या करते हैं, एक अवलोकन करते हैं जो आखिर इन दोनों का पार्ट में क्या रिकंसलेशन निकल के आ रही है और क्या परसेंटेज कहता है कंपेरिजन विद द ईपीएस के। यहाँ पे देखा गया 1 रुपया 62 पैसे का अर्निंग करता था, 162% की अर्निंग करती है एज पर द फेस वैल्यू। अब ये आंकड़ा तो निकल के आ गया, जहाँ पे आरओसी करीब 11%, आरओई की बात करीब 10% कहती है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी छोटा सा पार्ट है, करीब 0.28% के आसपास का, जबकि कंपनी हायर टू हायर 45 तक गया था, लोअर की वेट उन्होंने 27 पे बॉटम बनाया था। तो यदि हम चार्ट की 1 साल के चार्ट को देखें तो शायद ऐसा ही हम लोग कहती है। और पिछले 3 साल की चार्ट की तरफ चले हैं, मार्केट इससे पहले तो अच्छी खासी थी, करीब कह सकते हैं कि इस करीब 60 रुपये तक के आसपास प्राइस गई थी, 55-56 के आसपास थी प्राइस थी। लेकिन बाद में ऐसा कौन सा सिचुएशन आया जब मार्केट ने यहाँ से एक लंबी गिरावट के साथ की बात करूँ तो मार्केट में सीधे के सीधे स्लिप कर गई, और स्लिप बहुत कम पीरियड में स्लिप करी। और क्या लगता है कि आने वाले समय में ये फिलहाल जो अपनी ब्रेकआउट को तोड़ी है, क्या उसको तोड़ती हुई नज़र आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? तो यहाँ पे पहली नज़र डालें, हमारी समझ में आ पा रही है कि कंपनी अपनी उसी रफ्तार के आसपास थी और जो कहते हैं ब्रेक ब्रेक इवन पॉइंट वाली सिचुएशन में अपनी पुरानी रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आई है। क्या कहना चाहते हैं कंपनी को, जहाँ पे कंपनी के इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों में यार ये 48x के अकॉर्डिंग भीड़ कहता है, तो यहाँ पे तो केवल 22 का है। इसके अकॉर्डिंग तो अभी क्या है, अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। चलिए, तो अंडर वैल्यूड है तो मार्केट यदि इसके अकॉर्डिंग यदि जंप करती है तो नियरली कह सकते हैं कि यहाँ से 100% की जंप करती है और आगे चल करके क्या लगता है कि 70 तो जाएगा। क्या लगता है 70 ये आंकड़ा को टच करेगी? तो ऐसा लगता है कि 70 से लेकर के 100 तक का आंकड़ा को टच कर पाएगी, और मार्केट में यदि कुछ और भी एक्शंस लेके चला जाए तो। चलिए, इन सभी पार्टों को हम लेकर के क्या करने वाले हैं, आज की लर्निंग में रिकंसिलेशन करेंगे। जो कंपनी 1993 में कंपनी बनी थी, जो शील्ड डेकोर लिमिटेड, कंपनी आज की नहीं है, 93 की कंपनी है। और कंपनी का काम क्या था? मैन्युफैक्चर एंड सेल लेमिनेटेड शीट्स, मीडियम्स डेंसिटी फीट, फाइबर बोर्ड्स, प्री लेमिनेटेड मीडियम्स डेंसिटी, और ये सब जो कि काज का देखने को एक और एक को लेकर के वेबसाइट्स पे देखा जाए, कंपनी के वेबसाइट्स पे हम विजिट करते हैं तो कहते हैं गिव लाइफ टू योर ड्रीम स्पेस, और जो यहाँ पे सजी हुई है ना उसी तरह की डिजाइनिंग कामकाज करती है। और जो
मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, उसी पे कामकाज करती है। और ये कंपनी के बारे में कुछ आंकड़ा देता है। जो कंपनी फिलहाल कहाँ की है, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। और ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी के बारे में यदि हम देखा जाए तो कंपनी के बारे में क्या कहता है, चलिए हम समझने के प्रयास करते हैं। जो पिछले 5 सालों में करीब 214% की जंप किया था, एक साल के डेटा की बात करें तो इसमें कई बार अपने ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास आके टकराई है, लेकिन अभी तक से ऊपर नहीं गया है, बार बार अपने सपोर्टिंग जोन के आसपास की आके खड़ी हो जाती है। क्या लगता है, यहाँ भी चिंता की बात है या कुछ और कहने की उम्मीद लेके बैठा है। जो कंपनी की बात कर रहे हैं, पूरी कंपनी में जो मार्क एम्प्लॉय की बात करती है वो करीब 833 कहती है, एज पर द गूगल के अकॉर्डिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ, एज पर गूगल जो कहता है उसके अकॉर्डिंग। अब हम समझने की प्रयास करेंगे कि फंडामेंटल स्ट्रेटजी को। दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक को लेकर के आपके सामने कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के ना ट्रेडिंग का काम करता हूँ, ना कोई एडवाइजरी का हमारे पास। ओनली आज मार्केट में लर्नर हूँ, और लर्नर के तौर पे जो हमारी समझ में आती है वही आपके सामने परोसता हूँ। यदि उन पॉइंटों में आपको कुछ वैल्यूशन मिलता है, वैल्यूशन एडिशन मिलता है, तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए हमारी ज्वाइन बटन भी क्लिक करके सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए जानने की प्रयास कर रहे हैं कंपनी को लेकर के, कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का पिछले एक साल से हुआ क्या। तो ग्रो लेवल थी, प्रॉफिट को लेकर कहती जो नियर अबाउट उतना ही रही है जितना पहले था, उनमें बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, लेकिन रिवेन्यू में 16% के साथ यदि चेंज हुआ तो कहती है नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब 13% की गिरावट दर्ज करती है। चलिए, सेल्स बढ़ाया आपने एक तरफ, लेकिन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी आंकड़ा को नहीं बढ़ाया, इसकी वजह से ईबिटा तक में क्या कहती है, निगेटिव दिखाता है। अब एक सेंटिमेंटल और देखा तो कोविड के बाद मार्केट ने वैसे भी जंप पकड़ा है, साल को बनाई है, लेकिन कंपेरिजिंग विद द प्रीवियस ईयर की डेटा की बात करें तो ठीक ठाक है, लेकिन कंपेरिजिंग विद द प्रीवियस डेटा ओनली द पोर्शन इज द नट इंक्रीजिंग, दिस इज जस्ट न्यूट्रल पार्ट। और न्यूट्रल की बेसिस पे क्या हुआ, इवेटा में 36-26 के आसपास क्या कहती है, गिरावट दर्ज कर। अब देखिए दोस्तों, हम समझने के प्रयास कर रहे थे इस कंपनी को लेकर के कंसोलिडेटेड डेटा इसके बारे में क्या कहती है। तो जून 24 के केवल कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ पे शामिल है, इसके अलावा कोई कंसोलिडेटेड डेटा शामिल नहीं है। यहाँ पे हम डेटा की तरफ देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% और प्रॉफिट में करीब करीब ट्रेंडिंग व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट में करीब करीब इंक्रीज तो करती हुई नजर आती है, लेकिन इसको टॉप ऑफ द क्वार्टर का अवार्ड नहीं दे सकते, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने 70 करोड़ का प्रॉफिट बना चुकी है। किसके बेसिस पे, सेम सेल्स के बेसिस। अब वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा रहा है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या दिखाता है, और वो ये दिखाने का संकेत देता है कि कंपनी को लेकर के जो पार्ट है सेल्स को लेकर के वो लगातार बढ़ी है। कहती है हाँ बढ़ी तो है, लेकिन कई दफ़ा की बात करें तो कहती है जो यहाँ से गिरावट भी देखने को मिला, कंपैरिजन यदि करें तो इससे इससे यहाँ से तो ठीक है, स्टेबल है। और प्रॉफिट को लेकर कहा जाए तो कंपनी प्रॉफिट को लेकर कहती है कि पूरे के पूरे हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में 2023 से अच्छा कोई रिकॉर्ड ही नहीं। अब 23 में आना चाहिए था यदि रिकॉर्ड बेस देखा जाए, तो क्या मार्केट में आज के टाइम में यदि पोटेंशियल बढ़ी है निवेशकों को लेकर के, तो कौन से बड़े निवेशक हैं जिसमें अपनी पैसा को लगाना चाह रहे थे और लगा करके मार्केट में रडार पे बना रखे। चलिए उसका भी हम एक पॉइंटर समझने के प्रयास करेंगे। तो चार्ट में हमने देखा कि मार्केट में जो सस्टेनेबिलिटी बनी है, पिछले 6 महीने की बात करें तो मार्केट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या थी, सेम रेंज में ट्रेड होती नजर आई थी, जबकि इसकी हायर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास ही बहुत दिनों तक रही है। अब मार्केट दोबारा अपनी सपोर्ट को चेंज करके ऊपरी सतह के लिए कामकाज करना चालू किया है, और नियर अबाउट यहाँ तक यदि सस्टेन करती है तो मार्केट को एक नई आयाम तक पहुंचाने में हेल्प मिल सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि वॉल्यूम मार्केट में अच्छी तगड़ी आई है, वॉल्यूम मार्केट में नए निवेशक अच्छे खासे मात्रा में आए हैं, पुराने को हटाए हैं। अब समझने के प्रयास करते हैं इसकी बैलेंस शीट पार्ट को, आखिर क्या कहना है। तो जहां बोरोइंग्स को पार्ट को लेकर देखा जाए, कंपनी बोरोइंग्स को लगातार रिड्यूसिंग कर रही है,
फिक्स एसेट्स लगातार नियर अबाउट सेम रहा है। और कंपनी को लेकर के यदि हम उधार की चर्चा करें, उधार की चर्चा में देखा गया कि कंपनी 164 करोड़ का उधार है। ठीक है, उधार क्या है? उधार सेल्स है। इसके लिए हमने कहा था यहाँ पे, तो जब भी हम कोई समरी डेटा देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में कुछ सेटअप ऐसी चलती है कि केवल इस डेटा के बेसिस पे कितना रिलायबल किया जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पे रिकन्सलेशन की पार्ट लेके चलते हैं कि हम इसका ना रिकन्सलेशन करने वाले हैं। रिस्क कितना है, रिस्क के अकॉर्डिंग रिकन्सलेशन क्या। चलिए, तो हमने पार्ट्स को समझा कि यहाँ पे उधार कितना कहता है, 164 करोड़। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं, 844 करोड़, 164 करोड़ और तीसरा नंबर है 43 करोड़। इन तीनों नंबर को माइंड में सेट करके देखिए और मार्केट की उधार के बेसिस पर नेट प्रॉफिट आंकलन करें, कितनी परसेंटेज की ग्रो और लेवल्स की बात करती है। और यदि ये रिस्क बनती है इतनी परसेंटेज की, करीब करीब मैं मानूँ तो 4x का मैं सीधा सीधा हिसाब किताब करता हूँ, यदि 4x का बनता है यहाँ पे, क्या इनके पास रिस्क कितने दिन के लिए है? तो रिस्क की बात करती है इनके पास 3 महीने के लिए रिस्क, जो पहले पीरियड से यहाँ पे इंक्रीज होती नजर, जो कि खासकर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए था, वहाँ पे इंक्रीज हो जाती। थोड़ा सा तो डिमेरिट की बात कर रही है, एज पर द कंपेरिजन विद द रेशियोज फ्रॉम द डेटर्स टू द प्रॉफिट रेशियोज, ये आंकड़ा कहता है। और यदि हम इसका बैलेंस शीट की एक नज़र यदि ये इस ग्राफ पे डालें तो क्या कहता है? तो ये कहता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनकी एसेट्स लगातार बढ़ी हैं, लायबिलिटी की पार्ट थोड़ा बहुत करके नियर अबाउट थोड़ा सा गिरा। उसके बारे में कहती है कि यदि इनकी एसेट्स 10% इंक्रीज भी कर रही है तो लायबिलिटी इनके 12%। तब ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग है, ये दिखाता है स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्ट द वन पार्ट फॉर द डेट्स रेशियोज कंपेरिजन विद द प्रॉफिट रेशियो। अब इसकी पार्ट को यदि हम ये समझे कि आखिर इसका टाइम टू टाइम में क्या ग्रोथ कहती है, सेल्स को लेकर के यहाँ पे ग्रोथ लेवल बना था, कंपाउंडेड प्रॉफिट लोकल का कहती ग्रो लेवल बना था, और स्टॉक प्राइस इश्यू के अकॉर्डिंग चलती मूव करती हुई नजर आती, जबकि वो बैक एंड सपोर्ट देती है। यहाँ से देखने में इनको सपोर्ट लेवल लगातार बने हैं, बट पूरे के पूरे इस डेटा में हमने कहाँ देखा। अब चलिए हम दोबारा आते हैं निवेशक की। आखिर निवेशकों में ऐसा क्या था और क्या हुआ है? 2 अगस्त को इसमें बल्क डील हुआ था, और बल्क डील का सिलसिला से क्या होता है, मार्केट को सेटअप करने के लिए किया जाता है। जो आप एक तरफ वॉल्यूम को इंक्रीज करो, वॉल्यूम को डिक्रीज करो मार्केट में पुराने नए की, आप आपस में ऑफसेट हो जाएगी सेंटिमेंट की वजह। तो प्रमोटर्स ने अपनी पोजीशन को हटाया। अब एक सवाल आ रही थी, अच्छा प्रमोटर सवाल आया था ना, अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट कह रहा था कि अच्छा मैं एक न्यूज़ आर्टिकल की बेसिस पे कह रहा हूँ कि DFI ने अपनी पोजीशन को बढ़ाई कंपनी में। भाई कैसे बढ़ाई? ओपन मार्केट से बढ़ाई? कहती नहीं बढ़ाई, ये प्रमोटर ने अपने शेयर को बेचा और ये इसके पास शिफ्ट कर, सीधा सीधा यही आंकड़ा देता है। जबकि पब्लिक के पास थोड़ा सा बर्डन बढ़ ही गया कंपेरिजन विद द प्रीवियस डेट। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ऐसे पार्टी होगी जो अपनी पोजीशन को वहां से बेच करके निकले और कुछ पार्टी ने ले लिया, ऐसा ही आंकड़ा इनको कहता है। क्या लगती है इस कंपनी की केवल एक ही कंपनी की और भी कुछ ग्रुप्स कंपनी के तौर पे है? तो कहते हैं कंपनी के पास 2 कंपनीज हैं, प्रेस सेंसिटिव्स और रोशेल डेकोर। ये कंपनी इनके पास कभी हुआ करता था, आजकल इसके पास नहीं है, होल्डिंग की बात करती नहीं। जबकि इनके पास रोसिल इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर्म है, एक फॉरेन के साथ उनकी पार्टनरशिप फंड है, ये इंडिया के फॉर्म है, ये तो नहीं कह सकते इनके पास होल्डिंग है इनकी पार्टनरशिप फॉर्म का। आप सभी समझने के प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसको FI नहीं है, DA की बात वैसे कुछ है नहीं। पब्लिक की होल्डिंग अच्छी खासी है कंपनी। आखिर पब्लिक में कौन है? पब्लिक में सबके पास 3%, 2% के आसपास बैठे हुए, चाहे विवेक जैन साहब हो, अग्रवाल साहब हो, कुछ बड़े बिग बुल की बात करें तो राकेश अरोड़ा, ऐसा कुछ नाम में अगर मार्केट में देखूं, एक नोमुराज सिंगापुर लिमिटेड है, कभी इस स्टॉक में हुआ करता था, आजकल नहीं है। क्या ये जो है, क्या ये बड़े बिग बुल हैं? कहते हैं हाँ ये तो
काफ़ी सारी कंपनियों में स्टेक रखा है। मतलब ये एक बिग बुल्स के तौर पे कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर जिनका नाम है संजय अग्रवाल। इसके अलावा देखने को मिला कुछ और पार्ट, तो ऐसा कोई पार्ट देखने को हमारी नज़र नहीं आ पा रही। एक संजय जी और हैं जिनके पास भी होल्डिंग देखने को मिलता है कि ये भी काफ़ी बड़े निवेशक के तौर पे या तो बड़ी बड़ी कंपनियों में इनकी होल्डिंग्स हैं और इसको लगा रखे पास से नहीं, बहुत पहले से हो, तो हो सकता है कि प्रमोटर ग्रुप से हो, बाद में उन्होंने पब्लिक ग्रुप के अंदर ट्रांसफर कर लिया, ऐसा कुछ आंकड़ा कहता है। यदि हम सेंटिमेंटल की तरफ देखा तो सेंटिमेंटल के बारे में कुछ कहता है, कहते नहीं, मतलब तो उसके बारे में फिलहाल ऐसा कोई भी बात नहीं की। तो क्या कंपनी को लेकर कुछ और अपडेट की बात करती है, कुछ प्रेजेंटेशन की बात करती है, तो कहते हैं प्रेजेंटेशन दिया था। और वो क्या दिया था, वो कहती है रोशिल डेकोर लिमिटेड ने प्रेजेंटेशन दिया और कहती है 100 साल का एक्सपीरियंस है ईयर इन द वर्ल्ड इंजीनियरिंग को लेकर के, और कहते हैं 1200 प्लस डिजाइन हमारे पास है, 6 डिस्टेंट ब्रांड्स हैं उनके पास, 30 साल का एक्सपीरियंस है, 650 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 4500 से ज़्यादा रिटेलर एंड डीलर्स हैं, 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस रिकॉग्निशंस हैं, और 3000 से ज़्यादा की वर्क फोर्स इनके पास कहती है। और ये डेटा के बेसिस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सब डेटा हमारे पास चल रहा है, जहाँ पे कुछ में हमारे पास प्रेजेंटेशन उन्होंने अच्छा खासा दिया, इसको जाकर जब पढ़ा जा सकता है। करीब 27 पेज 22 पेज का प्रेजेंटेशन, जिसमें वाई और वाई क्यू और क्यू, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। कई बार कहता है कि जिस कंपनी ने अपनी वाई और क्यू को साथ एक ही साथ में प्रेजेंटेट किया है, वो शायद बेटर अपने आप निवेशकों को दिखाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहते हैं कि भाई ये हमारा डेटा बेसिस है, और वो इसमें हमारा थोड़ा सा ठीक लगा है बाकी कंपेरिजन टू द अदर साइड। मार्केट कैप भी ठीक ठाक था, बाकी सारे ठीक ठाक था। नेक्स्ट पार्ट क्या कहती है इस कंपनी को लेकर, कहती है रिड्यूसिंग द डेट्स पार्ट्स, ग्रो की बात करती है, गुड प्रॉफिट की बात करती है, प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज करती है जो कि इनकी नेगेटिव सेंटिमेंट की बात करती है, और जहाँ पे कंपनी में ये जो डेटर्स पार्ट था, वो थोड़ा पार्ट में जो डिमेट की बात था वो क्या था, रेशियोज टाइम की फ्रेम थोड़ा सा बढ़ता नजर आया, इसके लिए डिमेट की बात कहता है। क्या कंपनी ने कभी निवेशकों को डिविडेंड के अलावा कुछ और पार्ट दिया है, कुछ जैसा कि बात करूँ बोनस दिया है, कुछ और पार्ट की बात करूँ, कंपनी ने हमेशा डिविडेंड की पार्ट दिया है। कंपनी ने 2024 में भी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था, 10 रुपये के बजाय 1 रुपये किया था, वो भी पार्ट था, 10 पैसे का डिविडेंड दिया था, उसमें बहुत बड़ी तीर मार खान वाली बात नहीं रही थी। जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपेयरिंग टू जून मार्च में गिरावट देखने को मिला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्रीज फ्रॉम द मार्च पार्ट। अब एक चीज और समझने की प्रयास करते हैं, एज पर द सेंसेक्स 10 सालों की ग्रो लेवल केवल 782% के आसपास था, और फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट इसकी रिवर्सल चलती नजर आई है। इसको लेकर के हम यहाँ पे सामने देखना है एज पर द कंपेरिजन विद द सेंसेक्स पार्ट। दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया, किसी भी स्टॉक को लेकर हमने आपको डिसीजन नहीं दिया तो आप खरीदो बेचो या होल्ड करो, योर मनी योर डिसीजन योर रिस्क। गोल्डन रूल कहता है मार्केट का, जब भी आप किसी आपकी खुद की रिस्क क्या है और खुद की रिस्क ना कहता है उसमें आप कितनी परसेंट की रिस्क कवर को लेते हुए अपनी ग्रो लेवल को सस्टेन या बनाने की रखते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।